हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल हमने गुप्त वंश की जानकारी दी थी, जैसे कि उसके संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन सामंत थे। संस्थापक तो थे लेकिन सामंत थे, वो शासक नहीं थे। इनका जो पहला शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, और पहले शासक होने के साथ साथ वो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका जो सबसे प्रतापी राजा था वो समुद्रगुप्त था। हमने आपको बताया, लिच्छवी द्वैत्र उनको कहा जाता था, भारत का नेपोलियन उनको कहा जाता था, कविराज उनको कहा जाता था। इसके बाद हमने उनके बचपन का नाम भी बताया कि कांची था। रामगुप्त आपको बताया, उनकी पत्नी देवी, जो कि अपने यानी रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ उनकी बातचीत हो गई थी और रामगुप्त को उन्होंने मरवा दिया था। तो उनके चंद्रगुप्त सेकंड के जो दरबारी नौरत्न थे, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी। उसके बाद ये कुमार गुप्त की अगर हम बात करें तो कुमार गुप्त ही वो शासक थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो इन्होंने करवा दी, किंतु 1180 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने इस यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया था। कब? 1180 ईस्वी में। अगर सेनापति की बात करें तो उनका क्या नाम था, तो सेनापति हो जाएंगे उनके बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी उनके सेनापति का नाम था, जिन्होंने 1180 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिनने हॉस्टल सर्विस प्रोवाइड कराई। यानी मतलब यह है कि छात्रावास, यानी कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जहां पर कि स्टूडेंट वहां रह के स्टडी कर सकते थे। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक चैम्बर में, इस प्रकार के चैम्बर हुआ करते थे, वहां पर एक चैम्बर में 35 रूम हुआ करते थे। ऐसे करके उन 35 रूम में एक रूम में सिंगल ही बच्चा रहता था, यानी एक रूम में एक स्टूडेंट रहता था। इसी प्रकार के 400 से अधिक चैम्बर वहां पर थे। एक रूम में ये दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी होती थी, तो उसमें एक काबर नुमा एक रचना होती थी जिसमें बैठ के स्टूडेंट ध्यान करता था, स्टडी करता था। और इस चैम्बर के सामने ही, जस्ट सामने ही, यहाँ पर एक चबूतरा टाइप का होता था। यहाँ ये सीढ़ियां होती थी, जो कि यहाँ चबूतरे पे उनके टीचर्स, उनके अध्यापक बैठ के पढ़ाते थे। जो लोग पढ़ने वाले वहां जाकर, ये आगे फील्ड होता था मैदान, यहाँ बैठकर धरती पे इनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। जो लोग बैठने में, वहां जाने में सक्षम थे, वो तो वहां फील्ड में बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। अदरवाइज जो वहां जाने में सक्षम नहीं थे, वो अपने यहाँ रूम से ही वहां की शिक्षा ग्रहण करते थे। यहीं पर एक कुआं होता था ताकि लोग पानी पीने के बहाने बाहर ना जाए, तो एक कुआं यहीं पर होता था। एक चैम्बर, जो 35 रूम का एक चैम्बर होता था, उनका खाना इंडिविजुअल सबका अलग अलग बनता था। जहां पर रह रहे हैं वहीं पर खाना खाते थे। तो ये वहां के हॉस्टल की संरचना होती थी। अभी मार्कर वाला सिस्टम है तो ऐसे मोटा मोटा बता रहे हैं, अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो कुछ बात अलग ही होती। तो हॉस्टल सर्विस प्रोवाइड करने वाली पहली यूनिवर्सिटी होगी। ये विश्व की बात हो रही है, इंडिया की नहीं। कुमार गुप्त, जो हमारे शासक चल रहे हैं, कुमार गुप्त, वो महायान शाखा को मानते थे। कुमार गुप्त बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानते थे, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी को, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी को, महायान का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। कुमार गुप्त महायान शाखा को मानते थे, इसीलिए नालंदा यूनिवर्सिटी को महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इसके बाद हमारे अगले शासक स्कंदगुप्त आएंगे। स्कंदगुप्त के समय हुंडों ने इन पर आक्रमण किया। हुंडों ने इन पर आक्रमण तो किया परंतु विफल रहे। स्कंदगुप्त ने इनको मारकर भगा दिया। हुंडों को मारकर स्कंदगुप्त ने भगा दिया। गुजरात, एक बार ये अपने ही क्षेत्र में, आपको बताया था कि समुद्रगुप्त ने इतनी धरती, यानी कि इतनी लैंड जीत ली थी कि उनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। ऐसे करके आपको बताया था, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, इन तीनों का उनका घोड़ा पानी पीता था। कहने का मतलब ये है कि इतनी जगह पर उनका ही राज था। और एक बात और बताई थी कि साउथ इंडिया के 12 और नॉर्थ इंडिया के 9 राज्य को समुद्रगुप्त ने जीत लिया था। जब समुद्रगुप्त ने इन सारी चीज को जीत लिया था तो स्कंदगुप्त भी तो उन्हीं के वंशज चले आ रहे हैं, तो वो सारी जमीन
अभी तक इन्हीं के पास तो थी। तो एक बार ये गुजरात घूमने गए और इन्होंने देखा कि सुदर्शन झील, इन्होंने देखा सुदर्शन झील जो कि ईसा मसीह के 400 वर्ष पहले बनाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ईसा मसीह के 400 वर्ष पहले बनाई गई थी। तो इन्होंने सोचा कि ये झील 400 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले बनाई गई है और 400 वर्ष बाद तक अभी तक इतनी अच्छी है, तो इन्होंने सोचा इसका पुनरुद्धार कराया जाए। तो इन्होंने उसको दोबारा से मतलब उसका मटेरियल बनवाया, उसका जो भी टूट फूट हो रही थी वो चीज ठीक कराई। और जिसकी जानकारी आपको हमने बताया था कि सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार कराया है यानी कि दोबारा बनवाया है, उसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि रुद्रदामन का अभिलेख है, उसमें कराई है। उस अभिलेख की जानकारी के द्वारा आपको हमने पहले ही बताया था कि उस अभिलेख में 3 शासकों के नाम है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चे पर कराया है, दूसरा कि रुद्रदामन ने इनका पुनरुद्धार कराया है यानी कि दोबारा से उसकी साथ संभाल की दी है, तीसरा राजा स्कंदगुप्त थे जिन्होंने भी उसकी दोबारा से पुनरुद्धार कराया है। जूनागढ़ अभिलेख के ही पास इन्होंने एक अपना छोटा सा एडिक्ट लिखवाया जिसमें लिखवाया कि मैं गुप्त शासक स्कंदगुप्त, मेरे जमाने में मलेच्छों का आक्रमण हुआ था। अभी हमने आपको बताया कि हुंडों को ही स्कंदगुप्त ने मलेच्छ कहा। मेरे जमाने, मेरे राज में मलेच्छों का आक्रमण हुआ था और मैंने उन्हें मार भगाया। ये ऐसा गुजरात अभिलेख में लिखा है। तो अगर गुजरात अभिलेख के नाम से आएगा तो वो स्कंदगुप्त का है। इसके बाद हमारे भानुगुप्त आते हैं। भानुगुप्त जो शासक है, इतना इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इनके बारे में ये जानने की जरूरत है कि इनके द्वारा एक एरण अभिलेख मिला है। अगर हम एरण अभिलेख की बात करें तो वो मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट के राजा खेड़ी गांव में है। राजा खेड़ी गांव मध्य प्रदेश के सागर जिले का है, जिसमें कि एरण अभिलेख मिला है। उसमें सती एरण अभिलेख की हम बात करें तो वहां से हमें सती प्रथा और बाल विवाह की जानकारी मिली है। एरण अभिलेख से सती प्रथा और बाल विवाह की जानकारी मिली है। सती प्रथा का अंत जो किया था वो विलियम बेटिंग और राजा राममोहन राय ने किया था। वो आगे पढ़ने वाली बात है, वो आगे पढ़ेंगे, जो आधुनिक भारत पढ़ेंगे। इनके जो अंतिम शासक थे, गुप्त के जो अंतिम शासक थे वो विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त के समय पुनः हुंडों का आक्रमण हुआ। इस बार ये जो मलेच्छ थे पूरी तैयारी के साथ आए थे और गुप्त वंश का अंत कर दिया। अब थोड़ी सी बात ये जानने की है कि इनकी विशेषता क्या थी, इनके समय हुआ क्या था। देखिए, सबसे पहली बात तो गुप्त काल को भारत का गोल्डन टाइम भी कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का गोल्डन टाइम इसलिए कहा जाता है कि इस समय, गुप्तों के समय, ज्यादातर हर क्षेत्र में विकास हुआ। जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो गया, युद्ध वाला क्षेत्र हो गया, कोई लड़ाका था तो कोई समझदार भी था, कोई। और दूसरी बात, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, तो इस क्षेत्र में भी विकास हुआ। इनके काल में संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा विकास हुआ। इनके काल में संस्कृत भाषा का भी बहुत अच्छा विकास हुआ। आज की जो हिंदू परंपरा है, आज का जो वर्तमान स्वरूप है हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप गुप्तों की ही देन है। हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप का मतलब है कि जो आज त्योहार वगैरह मनाए जा रहे हैं वो गुप्तों की ही देन है। यहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत सुधार हुआ। इनको शिक्षा की भी, स्त्रियों को शिक्षा की भी अधिकार हुआ। लेकिन कई जगह ऐसा भी हुआ कि इनको, वहां की स्त्रियों को, पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात है, पूरे भारत की नहीं है, इनके राज्य की नहीं है, कहीं भी 1-2 क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर कि स्त्री को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं रहा। वैसे ज्यादातर स्त्री को शिक्षा का अधिकार हो गया था। स्त्री देव सेविका बन सकती थी, यह अधिकार उनको हो गया था। किसी की सेवा कर सकती थी। देव सेविका का मतलब है भजन, पूजा पाठ, ये सब कर सकती थी। दूसरी बात, यहाँ पर वेश्यावृत्ति भी चरम पर रही। ऐसी जो महिला थी जो वेश्यावृत्ति करती थी उनको गणिका या कुटनी कहा जाता था। गणिका या कुटनी कहा जाता था। फाहयान, जो इनके दरबार में फाहयान आया था, उनके अनुसार यह है कि वहां पर नीची जात यानी कि जो आज के टाइम में नहीं है,
जो दलित हैं वहां पर वो विद्वान पाए जाते थे, ऐसा फाहियान का कहना है। लेकिन ऊंच नीच की व्यवस्था भी बहुत चरम पे थी। तो कहीं अच्छाई भी थी, कहीं बुराई भी थी। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बहुत रीतियां थी, यहाँ पे कुरीतियां थी। दूसरी बात, इनका जो मेन जो चीज है जो हमको देखना है, वो महाराष्ट्र में जो हमारी महाराष्ट्र में जो अजंता की 29 गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में अजंता की 29 गुफाओं में से 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं, 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं जो हैं वो गुप्तों ने बनवाई। ये जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों के लिए समर्पित थी। अगली बात, एमपी के मांडू में बाघ की गुफा बनवाई। एमपी के मांडू बाघ की गुफा बनवाई। एमपी के मांडू में बाघ की गुफा बनवाई। अफगानिस्तान के बामियान में बौद्ध, गौतम जो महात्मा बुद्ध थे हमारे, उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा बुद्धों ने बनवाई। सबसे ऊंची प्रतिमा अफगानिस्तान के बामियान में। जो कि बाद में आईएसआई वालों ने, जो ये आतंकी होते हैं, वो उनका जो संगठन है वो मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन वो बम से उड़ा दी गई थी जो अभी जल्दी में ही। इनके जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे, सबसे बड़े अधिकारी कुमार अमात्य होते थे। सबसे बड़े अधिकारी ये आज के डीएम साहब होते थे। उनके टाइम पर इनको कुमार अमात्य कहा जाता था। अब थोड़े से लास्ट रूलर जो थे विष्णुगुप्त, उनके बारे में आ जाते हैं। जब इनके समय हुंडों का आक्रमण हुआ था तो ये आखिरी शासक हो गए थे, कमजोर पड़ गए, और हुंड जो मलेच्छ थे ये अच्छी तैयारी में आए थे, जिसकी वजह से गुप्त वंश का समुच्चय नाश हो गया और गुप्त वंश खत्म हो गया। इसके बाद में वर्धन वंश हम कल स्टार्ट करेंगे। वर्धन वंश जिनके जो संस्थापक हैं वो पुष्य भूति वर्धन है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं है, जिसके बारे में जो चर्चाएं हैं वो हम कल करेंगे। आपके लिए यही आग्रह है कि आप हमारी वीडियो पर बने रहें। जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधार के लिए हमारी वीडियो पर आप कमेंट करें। धन्यवाद।